हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संविधान की प्रकृति के बारे में, कि संविधान क्या है, संविधान, लचीला संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, राष्ट्रीयता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान को क्या कहते हैं, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कल किया था। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। लचीला संविधान, ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर लचीला संविधान है और ऐसे कौन से देश हैं जहां पर कठोर संविधान है। इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज का जो सेशन है, ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इसको देखिएगा कि कहा जाता है, मुल्क में अब न हो दंगा कभी, मैली न हो अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिल के खाए कसम, झुकने देंगे ये राहुल तिरंगा कभी, आइए आज हम मिल के खाए कसम, झुकने देंगे ये राहुल तिरंगा कभी। आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। संविधान की प्रकृति के बारे में यदि हम जानें, संविधान की प्रकृति में बताया जाता है कि संविधान किस किस प्रकार, कितने प्रकार का संविधान हो सकता है। जो मुख्यतः संविधान की डिस्कशन, चर्चा किया गया हमारे भारतीय संविधान में, वह मुख्यतः दो प्रकार के किया गया। पहला एक है कठोर संविधान, दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान किसे कहते हैं और कठोर संविधान किसे कहते हैं? सबसे अगर सिंपल भाषा में हम समझने का प्रयास करें, लचीला संविधान और कठोर संविधान में क्या अंतर है, बस इतने ही आप जानिए। यदि संविधान संशोधन में, यदि किसी संविधान संशोधन में, किसी के बारे में संविधान जब संशोधन किया जाता है, यदि वहां पर संशोधन जो हो 50% प्लस 1 से हो और वो सामान्य बहुमत से हो, किससे हो? यदि संशोधन सामान्य बहुमत 50% प्लस 1 से हो तो वो लचीला संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? लचीला। और यदि इससे ना हो, अर्थात 50 प्लस से ना हो, तो वो कैसा संविधान होता है? वह कठोर संविधान होता है। क्या होता है? कठोर संविधान होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे देश में राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है भारतीय संविधान में। डायरेक्ट राष्ट्रपति को आप हटा नहीं सकते हैं, उसको हटाने के लिए कई प्रक्रिया, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कठोर का सेंस उसी से है कि यदि किसी पर जब संशोधन करना हो, यदि 50% प्लस 1 से हो तो वह लचीला होगा, और यदि इससे ना हो तो वो कठोर होगा। लचीला का मतलब क्या है? लचीला का मतलब है जहां पर परिवर्तन आसानी से हो जाए, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। कठोर संविधान क्या है? लचीला संविधान है। लचीला संविधान का मतलब है जिस संविधान संशोधन में सामान्य बहुमत से 50% प्लस 1 से यदि वहां पर क्या हो जाए, संशोधन हो, तो ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। और जहां 50% प्लस 1 से ना हो, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान के नाम से जानते हैं। कठोर संविधान में अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान में है, और फ्रांस का संविधान भी किसमें है? भारत का संविधान भी इसमें है। अर्थात अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, भारत, ये सब कठोर संविधान के उदाहरण है। जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है और लचीला संविधान है। ऐसा संविधान है। कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद में इतनी ताकत, हमने बताया था आपको कि ब्रिटिश संसद में इतनी ताकत है कि एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री पुरुष को बनाने के सिवा वह कुछ भी कर सकता है, इतने यहाँ पर ताकत है। लेकिन वहां पर यह एक संविधान जो लिखा गया वो अलिखित है, अर्थात रीति रिवाजों, परंपराओं पर आधारित जो संविधान होते हैं उसे हम अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। ऐसा संविधान
जो रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित होता है, ऐसे संविधान को हम आलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। भारत का जो संविधान है वो कहीं कहीं देखने को हमें मिश्रित मिलता है, अर्थात जो भारत का संविधान है कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम संविधान को इतना कठोर ना बनाएं कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, कि संविधान को इतना कठोर ना बनाया जाए कि उसमें परिवर्तन ना हो सके, और संविधान को इतना लचीला भी ना बनाया जाए जिससे आसानी से परिवर्तन हो जाए। इसलिए संविधान लचीला एवं कठोर के दोनों के बीच में समन्वय बना रहे। और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी, यदि 50% + 1 से होगा सामान्य बहुमत से तो वह लचीला होगा, और यदि इससे नहीं होगा तो वो कठोर होगा। तो हम लोगों ने देखा कि संविधान, लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। आइए हम लोग जानेंगे आज कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है और राजनैतिक लोकतंत्र क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है। यदि हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धनतंत्र। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धनतंत्र। ये शासन, तंत्र का मतलब होता है शासन, लोक का मतलब सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों का शासन, सभी लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धनतंत्र। लोक का मतलब सभी लोग, तंत्र का मतलब है शासन। जहां पर शासन जो है सबके द्वारा हो, सबके मन से हो, ऐसे तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात हम कहना चाहें कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह तंत्र होता है जहां पर चुनाव सीधे सीधे चुनकर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह तंत्र होता है जहां पर चुनाव जनता के माध्यम से चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जहां पर सरकार जनता के द्वारा सीधे चुनी जाती है, ऐसे तंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह तंत्र होता है जहां पर सरकार जनता के द्वारा न चुनकर कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, ऐसे तंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। फिर से समझिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जहां पर सरकार जनता के द्वारा सीधे चुनी जाती है, ऐसे तंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जहां पर सरकार जनता के द्वारा न चुनकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, ऐसे तंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जहां पर जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। यदि हम लोकतंत्र की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो जनक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो जनक हैं उन्हें रूसो को माना जाता है।
किसे माना जाता है? रूसो को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो जनक होते हैं उन्हें रूसो। इसमें जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान और उपक्रम पहल जैसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बताया गया है यह छोटे छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, जबकि कोई बड़ा विशालकाय जब देश बन जाता है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत आवश्यक होता है। आज लोकतंत्र का आशय प्रतिनिधि लोकतंत्र से है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो जनक हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक बेंथम को माना जाता है। किसको? बेंथम। प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक बेंथम को माना जाता है। और उन्होंने कहा एक व्यक्ति और एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। जबकि एक सभा हुआ, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने 1863 में अमेरिका के गेट्सबर्ग में जब सम्मेलन हो रहा था, भाषण देते हुए कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। फिर से सुनिएगा, उन्होंने 1863 में अमेरिका के गेट्सबर्ग में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। यहां पर इसका अर्थ लोकतंत्र जो है के द्वारा शब्द का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बताया गया कि लोकतंत्र वही होगा जहां सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होगी। लोकतंत्र वही होगा जहां पर सरकार जो है जनता के द्वारा क्या होगी? निर्वाचित होगी। वही सरकार, वहां पर क्या होगा? लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र के उदय में यदि हम सर्वप्रथम बात करें, लोकतंत्र के उदय में यदि हम सर्वप्रथम बात करें तो इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी, 1688 की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी इसकी इंग्लैंड की क्रांति कराधान का निर्धारण के लेकर के, यहाँ पर कराधान को निर्धारण करने के लिए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति का एक राजनीतिक नारा था, उस राजनीतिक नारा का नाम था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब 1688 में इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसका एक नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और इसमें बताया कि कराधान को लेकर के जो है यहाँ पर क्या हुआ था? एक क्रांति हुई थी जिसका मतलब था प्रतिनिधित्व नहीं तो करना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड एक निरंकुश राजतंत्र वहां का समाप्त हो जाता है। जब ये क्रांति हुई, वहां पर जो निरंकुश राजतंत्र था वह समाप्त हो जाता है और वहां लोकतंत्र के साथ साथ एक संवैधानिक राजतंत्र का उदय होता है। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र का जन्म हुआ था। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, जिसमें नारा दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के बाद, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट निकल के आया, इंग्लैंड में जो निरंकुश राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया और वहां पर एक संसदीय राजतंत्र का निर्माण किया गया। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत देश में संसदीय लोकतंत्र का जन्म हुआ और संसद की संप्रभुता प्राप्त हुई। इस लोकतंत्र को विश्व का लोकतांत्रिक नहीं माना जाता था क्योंकि राजतंत्र बना रहा। इंग्लैंड में जब तक राजतंत्र बना रहा तब तक इसको स्वतंत्र नहीं माना जाता था। जैसे ही यहाँ पर संसदीय राजतंत्र का निर्माण हुआ, लोकतंत्र का निर्माण हुआ, इस देश को भी स्वतंत्र माने जाने लगा। यदि लोकतंत्र के उदय की दिशा में हम बात करें तो 1776 में अमेरिका क्रांति और 1779 में फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि लोकतंत्र का उदय विश्व में फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है, अमेरिका क्रांति के एक
प्रेरणा स्रोत के रूप में, जो उसके प्रेरणा स्रोत हैं अमेरिका के लोकतंत्र के, वो उनका नाम है, क्या नाम है उनका? नाम है जॉन लॉक। उनका नाम है जॉन लॉक। और जनक जिसके जो हैं थॉमस जेफरसन है। कौन है? थॉमस जेफरसन है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का सिस्टम कैसे होना चाहिए, लोकतंत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए कि वहां पर रहने वाली जो जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन सके, या प्रत्यक्ष रूप से अपने सभी कार्यों को करने के लिए डायरेक्ट आवाज उठा सके। जब जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय यहां इसलिए दिया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर समस्या कोई हो, वो समस्या को डायरेक्ट ले जाकर के सरकार तक पहुंचाए। इसलिए जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग विधायक के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में, एमपी के चुनाव में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में हम डायरेक्ट जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, जबकि राष्ट्रपति को चुनाव डायरेक्ट हम लोग नहीं चुन पाते हैं। तो जो हमारी सारी समस्या होते हैं, हम विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जहां पर जनता की आवाज को, जहां पर सरकार जो चुनी है जनता प्रत्यक्ष रूप पर चुने, यही होता है हमारा क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फ्रांसीसी के क्रांति जो है, इसके जनक रूसो को माना जाता है। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, सर्वत्र हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति जो है वह पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन यहाँ जन्म लेने के बाद विभिन्न प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। आपको ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना है, आपको ये अधिकार दिए, आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। विभिन्न प्रकार का उनका कथन था। कहा कि व्यक्ति जो जन्मा है, जो जन्म लिया है, वहां से तो स्वतंत्र है, लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद उसको विभिन्न प्रकार के बंधनों से, विभिन्न प्रकार के बाउंडेशन दे दिया गया कि आपको ये कार्य नहीं करना है। बताया गया कि जब फ्रांसीसी की क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने यह घोषणा किया कि लोकतंत्र वहीं पर होगा जहां समानता, जहां पर क्या क्या होगा? समानता, स्वतंत्रता, जहां पर समानता, जहां पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना होगी। जहां पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना होगी, वहीं पर क्या होगा? लोकतंत्र होगा। बताया गया इसे प्राकृतिक अधिकार या जन्मजात अधिकार या मानवीय अधिकार कहा जाएगा। जहां पर क्या होगा? समानता होगा, स्वतंत्रता होगी और बंधुत्व की भावना होगी। इसे हम मानवीय अधिकार के रूप में देखेंगे। जहां पर ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व होगी, वही लोकतंत्र माना जाएगा। इसलिए लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान जो बनकर निकला वो अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान कौन है, तो आप बताइएगा विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का है। इसीलिए अमेरिका के संविधान को समस्त संविधानों का संरक्षक कहा जाता है। और इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक भी निर्धारित किया जाता है। अभी बताएंगे आपको एमएसटी क्या होता है, इन सब के बारे में, किस प्रकार से कैसे कानून बनते हैं, कैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे क्या है प्रोसेस है। 1962 में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है 1962 में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।
1962 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब गठन हुआ तो इसका एक मुख्यालय था, और इसका एक मुख्यालय का जो नाम है वो मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताइएगा कि लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में विश्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, और बताया गया कि भारत में इसका जो गठन पूछे, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताइएगा 1963 में। जबकि विश्व में कब किया गया? 1962 में। भारत में कब किया गया? 1963 में। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो हर साल जो इंटरनेशनल हमारा एमनेस्टी कोर्ट है, ये कमीशन है, उसको वर्ष पे अपनी रिपोर्ट भेजती है, और उसी रिपोर्ट से हर वर्ष उस देश का क्या आता है? मानव विकास सूचकांक आता है, वह किस स्थान पर है। लोकतंत्र की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यदि हम लोकतंत्र को 3 भागों में डिवाइड करके देखें कि लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है, और राजनैतिक लोकतंत्र क्या है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट आप इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र। इसमें 3 प्रकार के बताया गया है कि जो लोकतंत्र की प्रकृति होगी वह होगा 3 प्रकार के। पहला होगा राजनैतिक, राजनैतिक लोकतंत्र क्या है? राजनैतिक लोकतंत्र। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र क्या है? आर्थिक लोकतंत्र क्या है? तो हम लोग जानेंगे कि राजनैतिक लोकतंत्र क्या है, कि राजनैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, और आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। यदि हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करें, या किसी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राजनैतिक लोकतंत्र जो है किसी भी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यदि किसी भी देश से राजनैतिक लोकतंत्र छीन लिया जाए तो वह देश गुलामी का प्रतीक होता है। यदि किसी भी देश में राजनैतिक लोकतंत्र है इसका मतलब है वह देश आजाद है, और यदि किसी भी देश में राजनैतिक लोकतंत्र नहीं है इसका मतलब है वो देश क्या है? गुलाम है। भारतीय संविधान में राजनैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की राजनीति का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह अमीर वर्ग का हो चाहे वह गरीब वर्ग का है। भारत में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। यदि किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब है वह देश क्या है? गुलाम है। किसी भी देश में नागरिक को मत देने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने का अधिकार, घूमने टहलने का अधिकार,
ये सारे जितने भी प्रकार के अधिकार हैं, संघ बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये सारे के सारे जो अधिकार दिए गए हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत दिए गए हैं। स्पष्ट भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि आजादी जो दी गई है, चाहे घूमने की, चाहे संघ बनाने की, बंधुत्व की, भाईचारे की, जितनी भी चीजें हैं, ये राजनीतिक लोकतंत्र के, चुनाव लड़ने का, मत देने का अधिकार, सब ये राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज, जाति, धर्म, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है कि किसी विशेष या समाज, जाति, धर्म, भाषा व क्षेत्र पर आधारित ना हो करके, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार ना दे करके, दलित, शोषित व दीनहीन के साथ अत्याचार ना हो, महिलाओं का शोषण ना हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब यह है किसी गरीब तबके के व्यक्ति को प्रताड़ित ना किया जाए, महिलाओं का शोषण ना किया जाए, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर किसी कार्य को करने से वंचित ना किया जाए, समाज में बैठने से वंचित ना किया जाए। ये सामाजिक लोकतंत्र है। सामाजिक लोकतंत्र में व्यक्ति अपने व्यवहारिक रूप से उठ करके अपने समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो संघर्ष होता है वो सामाजिक लोकतंत्र होता है। ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता का अंत भी सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की छुआछूत में आप भेदभाव नहीं करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 17 में इंक्लूड है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है जो जीवन का मूलभूत तत्व है, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, हर पेट को भोजन, हर तन को कपड़ा और रहने के लिए मकान मिले, वह व्यक्ति की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद सब कुछ है। आर्थिक लोकतंत्र में बताया गया कि यदि हर पेट को भोजन, हर तन को कपड़ा और रहने के लिए मकान मिल जाए, गरीबों का शोषण ना हो, आर्थिक विषमता कम से कम हो, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। जिस देश में लोगों को रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, अगर ये जब तक ये बेस मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी देश अपने आप में विकसित देश नहीं बन सकता, क्योंकि ये सबसे अहम जरूरी चीजें हैं। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तो वह व्यक्ति तब आगे के बारे में सोच सकता है। जैसे पढ़ाई की यदि हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की यदि हम बात करें, यदि क्लास में आप पढ़ने के लिए आते हैं, यदि आपके पास कपड़ा ना हो, आपके पेट भरने के लिए भोजन ना हो, खाना ना हो, तो आप यहाँ पर आपका दिमाग कंसंट्रेट होकर के आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगा रहेगा। किसी व्यक्ति को दिमाग को एकाग्रित करने के लिए भी रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहली प्रायोरिटी होनी। व्यक्ति को ये मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे जो भी देश हो। कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां थी, वो चुनौती थी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से की जाए जिससे लोग आपस में सहमत हों। बताया गया यदि लोकतंत्र में जो सत्ता जो है, यदि लोकतंत्र में सत्ता नीचे से ऊपर की ओर चलती है, यदि लोकतंत्र में जो सत्ता है यदि वह नीचे से ऊपर की ओर चलती है, उसे लोकतंत्र का केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र का केंद्रीकरण कहते हैं। यदि सत्ता, ये जो सत्ता है यदि ऐसे नीचे से ऊपर की ओर चले तो इसे हम सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। और यदि सत्ता ऊपर से नीचे की ओर चले, ऊपर से नीचे की ओर चले, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और यही पंचायती राज है।
जहां पर नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर सारे कार्य, यही पंचायती राज है। लोकतंत्र का आदर्श और रूप, लोकतंत्र का आदर्श रूप स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा। लेकिन आदर्श के रूप में लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही ये सब चीजें संभव हैं। जहां पर लोकतंत्र की प्रणाली होगी, जहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना होगी, वहीं पर ये सब बातें जो हैं सटीक बैठती हैं। ध्यान रहे कि बहस और बहुमत ही लोकतंत्र का आधार है। कहा डिबेट एंड मेजॉरिटी इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डिबेट एंड मेजॉरिटी इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बहस और बहुमत ही लोकतंत्र की आत्मा है। यदि किसी भी चीज पर जितनी ज्यादा बहस की जाएगी, किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर जितनी ज्यादा बहस की जाएगी और उसका समर्थन जितना अधिक मिलेगा, वही लोकतंत्र की आत्मा होगा। कहा गया कि डिबेट एंड मेजॉरिटी इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बहस और बहुमत ही लोकतंत्र की आत्मा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, लचीला संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, अमेरिका का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, सबसे पहला लोकतांत्रिक देश वाला संविधान कौन सा है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।